बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, सो इट्स आवर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन होगी और हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमने इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हमने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके चलना है। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट आवर सब्जेक्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ, कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा नाम एच एम मस्तान है। ठीक है। सो इट्स अबाउट टीचिंग ईयर। सो आई हैव 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस टू टीच इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है जी। और प्रोफेशनल अकाउंटिंग को, प्रोफेशनल बॉडीज़ को पढ़ाते हुए तकरीबन आई थिंक सो अबव देन 8 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सीए लेवल पर मैं कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि अभी आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यही सब्जेक्ट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो ये मैं एसीसी को भी टीच करता हूँ। एसीसी के MA1, MA2, MA और F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है। तो एसीसी में ये 4 मैनेजमेंट के पेपर हैं। ठीक है। और एक पेपर आता है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो हमारे पास प्रोफेशनल लेवल का पेपर होता है। 5वां पेपर एसीसी में होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ICMAP इंशाल्लाह ताला एक पेपर रह गया, अल्लाह ने चाहा तो वो भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल बिकम द चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंशाल्लाह। ठीक है। तो CMA में मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने 4 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक होती है, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि पिछला पेपर हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड था, और फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांस फॉर्म पढ़ते हैं। फिर एडवांस फॉर्म से ऊपर होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें हम बहुत ज़्यादा सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और डिसीजन मेकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, अबाउट कंपनीज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए इंशाल्लाह ताला आपको जो भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला बहुत वेल इनफ होंगे सब्जेक्ट को ग्रैब करने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, नाउ मूव टुवर्ड्स आवर सिलेबस। अच्छा जी, अभी तक की जो ग्रिड है, ठीक है, नई ग्रिड में भी शायद एग्जामिनर भी एमए में चेंज कर, लेकिन अगर हम पास ग्रिड देखें, क्योंकि एग्जामिनर ने नंबर ऑफ चैप्टर चेंज नहीं किए। इससे पहले ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हमारा हुआ करता था। इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में हमारे पास 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, अभी भी 16 चैप्टर थे। सो देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। हाँ, एक चेंजिंग आई है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में उसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐड कर दिया। हालांकि मैं पहले भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करवाया ही करता था, लेकिन वो चैप्टर 0 में करवाया करता था। बेसिक्स ऑफ CMA में मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले ही करवा दिया करता था, क्योंकि एक आधा सवाल का हल्का फुल्का सा पास पेपर में वो टच आया हुआ था, तो इसलिए ऑलरेडी मैं वो करवा दिया करता था। लेकिन डिटेल फॉर्म में ऑब्वियसली नहीं करवाते थे, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। अब ऑफिशियली जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बन चुका है, तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे और उसको 2 से 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चैप्टर 1 में एड ऑन हुआ है, ये ITA का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8। ITA में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 8 हुआ करता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब वहाँ से निकल गया, अब वहाँ से एग्जामिनर निकाल के उसको क्या कर दिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट बना दिया। अब वहाँ पर उसकी जगह जो नया ITA का पेपर है, उसमें एरर ऑफ करेक्शन आ गया। ठीक है, एरर ऑफ करेक्शन वाला टॉपिक आ गया इन रिप्लेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसने एड ऑन किया है, बाकी सारे के सारे चैप्टर रिमेन सेम है। हल्के फुल्के चंक्स उसने ऐड किए, छोटे छोटे से एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट ऐड किया, और वो कंसेप्ट वही उसने अपनी बुक में प्रोमिनेंट कर दिए हैं, जाहिर कर दिए हैं, जो हम ऑलरेडी पहले ही क्लास में करवाया करते थे बच्चों को। अब उसने अपने किताब का प्रॉपर हिस्सा बना लिया, और वो चीज़ें सारी हम ऑलरेडी पहले ही करवाया करते थे, ताकि बच्चे के जो कंसेप्ट हैं वो वर्साटाइल रहें और डायनामिक रहें, और ऑप्टिमम लेवल पर बच्चा उस चैप्टर को ग्रैब कर ले। तो हम पहले ही बियॉन्ड दी सिलेबस जाके वो चीज़ें कवर कर लिया करते थे। अब एग्जामिनर ने, ICAP ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को अपनी बुक में हाईलाइट कर दिया। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, ये तो हम पहले ही करवाया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हमारे पास हमारे सिलेबस के 3 हिस्से होंगे। नंबर 1 पार्ट है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन होगा, इसका ताल्लुक कॉस्ट अकाउंटिंग से। हम क्या करेंगे, वो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से, चीज़ों को बनाने से।
तो हमारे पास इसमें कितने चैप्टर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इसमें हमारे पास आया करेंगे। ठीक है, तो हमने ये 6 चैप्टर तैयार करने हैं और ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान कंसीडर होते हैं, ये आसान कंसीडर होते हैं और 35 से 45 का मार्क्स का पेपर यहाँ से आ जाया करता है। अब इंशाल्लाह मैं पास पेपर एनालिसिस भी आपको दिखाता हूँ और फिर उसमें से भी हम देखेंगे कि एग्जामिनर किन चैप्टर में से मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जिस चैप्टर में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है हम वो कर लें और बाकी नहीं करेंगे, नहीं। हो सकता है जो पूछ रहा है अगली बार दोबारा पूछ ले, हो सकता है जिसको एग्जामिनर ने पिछली बार पूछ लिया अगली बार वो नहीं कोई और पूछ ले। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा वी कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली, हम नहीं कर सकते, तो हम रिस्क पे नहीं जाएंगे। हम 16 के 16 चैप्टर्स को तैयार करेंगे, उनमें से जो मर्जी पूछ ले। जब हमें 16 चैप्टर आते होंगे, व्हेन वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर 16 चैप्टर्स, तो एग्जामिनर जब मर्जी पूछता रहे, मुझे तो उसकी कोई फिक्र नहीं है ना कि कहाँ से पेपर आए कहाँ से ना आए, मैं तो वेल प्रिपेयर्ड हूँगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, सारे ही चैप्टर इंशाल्लाह ताला तैयार करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से 35 से 45 का मार्क्स का पेपर आएगा। तो मान लें अगर आप यहाँ से 30 मार्क्स भी ले लें, अगर आप यहाँ से 30 मार्क्स भी ले लें और कितने चैप्टर बनते हैं, ये 6 चैप्टर्स। तो इस 6 चैप्टर में से अगर आप 30 मार्क्स भी ले लें तो पीछे पास होने के लिए कितना चाहिए होते हैं, हमें 20 मार्क्स चाहिए होते हैं, 20 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 20 नंबर और चाहिए, हमारा पेपर पास हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सकता है शायद पढ़ने में, शायद प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन पास करने में मुश्किल नहीं हो सकता है। इसको पास करना बड़ा ही आसान है अगर आप तरीके पेपर को सही वेल मैनेज करके चलें, पेपर को सही तरीके से आप लेके चले, क्वेश्चन को सही तरीके से आप उस तरीके से उस पैटर्न पर आप सॉल्व करें जिस पैटर्न में ज्यादा नंबर मिलते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, टेस्ट के जरिए सिखाऊंगा, टर्म टेस्ट के जरिए सिखाऊंगा, मॉक के जरिए सिखाऊंगा, डिस्कशन के जरिए सिखाऊंगा, एग्जामिनर कमेंट्स को देखकर चलेंगे, वहां से सिखाऊंगा कि देखो बच्चों जो आपने किया, एग्जामिनर कहता है इसमें से 10 में से आप 6 नंबर तो आराम से ले सकते हो, मुश्किल सवाल भी आ जाता हो। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला 1 by 1 सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट बी कॉस्ट फ्लो। इस कॉस्ट में भी अबाउट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस, और उसके बाद हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। मैं कहता हूँ इसकी लोअर लिमिट लगाते हैं, 20 आ जाता है। अगर 20 नंबर यहाँ से आ जाए और ये वाले चैप्टर वो हैं, वे वाले चैप्टर वो हैं जो बहुत ज़्यादा वाले मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें से हो सकता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल बहुत मुश्किल आ जाए, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आधे नंबर तो ऑफ फॉर्मेट बनाकर ये एक पर्टिकुलर शुरू वाला सवाल, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनता है, आधे नंबर तो वहाँ से आप ले सकते हो। बाद में कुछ डिफिकल्टीज आएंगी इंशाल्लाह ताला वो देख लेंगे। वेरिएंस सारा फॉर्मूला बेस पे होता है, तो ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है जी, तो अगर यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूँ अब यहाँ से 10 भी ले लो, चलो 10 ले लो, आधे ले लो, तो 30 पहले और 10 ये कितने हो गए, 40 नंबर। अब पीछे 10 नंबर रह गए हैं मुझे पेपर पास करने के लिए। और लास्ट हमारे पास पार्ट सी आ रहता है, ये पार्ट सी सारा डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, यानी कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं, एक आधा पीछे वाला चैप्टर भी है, ये प्योर डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। ठीक है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सीवीपी, रेलिवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे हमारे पास डिसीजन मेकिंग के चैप्टर हैं। पीछे एक चैप्टर गुजरा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी डिसीजन मेकिंग की ब्रांच है, ये भी यहाँ से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है जी, तो यहाँ से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 30 से 40। तो यहाँ से ऑन एवरेज, अभी मैं इंशाल्लाह पास पेपर दिखाता हूँ आपको एनालिसिस, तो 35 मार्क्स का ऑन एवरेज यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ से 35 मार्क्स आ जाते हैं, यहाँ से 35 मार्क्स आ जाते हैं और हमें 35 से 10 नंबर चाहिए, क्या इन चैप्टर को पढ़ा होगा, पास पेपर प्रैक्टिस की होगी, एग्जाम्पल्स की होंगी, क्या 35 में से 10 नंबर नहीं निकाल सकते? क्या 30 में से 10 नंबर भी नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं। तो पेपर पास करना बच्चों मुश्किल बात नहीं है। तो हमारे टोटल कितने चैप्टर्स होंगे, 16। ठीक हो गया, तो ये 16 चैप्टर्स हैं, ये 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है। ठीक है जी, पार्ट ए आ गया था हमारे पास कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, देन हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट फ्लो आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, ये हमारे पास प्योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अभी तक एग्जामिनर ने क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नया पेपर है,
अब क्या ये पुराने पैटर्न पर चलेगा या इसका अपना फ्लेवर होगा, ये अभी तक ICAP ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर इसको मान के चलेंगे। हाँ, जब मॉडल पेपर आ गया तो फिर हम उस मॉडल पेपर के आने से दोबारा आपको गाइड कर दूंगा कि हमने पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, क्या MCQs आएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के पेपर में गैप है, कुछ अकाउंटिंग के पेपर में MCQs हैं, तो ये भी अकाउंटिंग का पेपर है, इसमें MCQs नहीं थे अभी तक, और इसमें थ्योरी का एक सवाल आया करता था, सिर्फ एक, वो भी 5 मार्क्स का, और कभी कभार आता था, कभी कभार नहीं आता। जैसे कि पिछले जो भी रिसेंट टाइम गुजरी है, इसमें थ्योरी का सवाल आया ही नहीं, उससे पूछी नहीं थ्योरी, उससे पिछले टाइम में पूछा, उससे पिछले टाइम में उसने दोबारा नहीं थ्योरी का सवाल पूछा, ठीक है नहीं। तो क्या थ्योरी भी इसमें ऐड होगी, नहीं होगी, ये इंशाल्लाह मॉडल पेपर जब आएगा तो तब हम आपको दोबारा से ये गाइड कर देंगे। तो अभी तक के लिए हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 16 चैप्टर। ये जो 16 चैप्टर्स आते हैं एग्जाम में, पेपर जो आता है ये 2 सेक्शन के ऊपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए आपके पास होता है इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, और ये जो 6 क्वेश्चन होते हैं ये 5 to 10 मार्क्स के होते हैं, 5 to 10 मार्क्स के होते हैं। और ये जो 5 नंबर वाला लोअर लिमिट लगती है, ये सिर्फ लगती है थ्योरी के ऊपर। थ्योरी का एक सवाल आया करता है 4 नंबर का या मैक्सिमम 5 नंबर, इससे आगे नहीं आता, और वो कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। तो जितनी भी थ्योरी होगी वो मैं साथ साथ कवर करवाता रहूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कोर्स मैं आपको थ्योरी के नोट्स दूंगा। बस आपने उन्हीं थ्योरी के नोट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह उसी में से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। और वैसे सारी वो जो थ्योरी के नोट्स दूंगा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगी, और सारी की सारी थ्योरी हमने चैप्टर से ऑलरेडी पढ़ ली होगी, वो एज आपकी रिवीजन होगी, ठीक है जी। अच्छा, तो सेक्शन ए में से 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 क्वेश्चन में जो मार्किंग रेंज होगी वो 5 to 10 होगी। क्या लगता है अगर 10 नंबर का सवाल आएगा, बहुत मुश्किल आएगा कि नॉर्मल लेवल, मॉडरेट लेवल का आएगा जी? क्या लगता है बहुत मुश्किल सवाल आ सकते हैं यहाँ से? बहुत मुश्किल नहीं आ सकता। अगर उसको अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, अगर उसको लेंथ ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना है, तो फिर उसको ज्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे। तो 10 मार्क्स के लिए, 10 नंबर के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम यही कहा करते थे स्टूडेंट को, लेकिन रिसेंट टाइम में उसने ये वाली मिथ तोड़ दी, ब्रेक कर दी। रिसेंट अटेम्प्ट में उसने सेक्शन ए, जिसको हम कहते हैं यार ये तो 10 नंबर का मार्क्स है, एग्जामिनर क्या इतना मुश्किल पूछ लेगा, क्या इतना मुश्किल पूछ लेगा, तो क्यों परेशान हो रही है? यहां से तो आराम से 50 नंबर आ सकते हैं, ये इजी एरिया है, नॉर्मल लेवल के सवाल होंगे, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा। T1 T2 ये डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं, वो T1 तक ही यहाँ पे रहते हैं, T2 में आ जाता है, T3 तो जाता ही नहीं है, लेवल हाई नहीं करता यहाँ पे। लेकिन रिसेंट टाइम में उसने सेक्शन ए को मुश्किल कर दिया। इसकी मैं रीजन बताता हूँ सेक्शन ए मुश्किल क्यों हुआ, ठीक है नी। अच्छा, 5 to 10 मार्क्स यहाँ से आएंगे। फिर हमारे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमें 9 क्वेश्चन करने, और 9 के 9 ही करने, देयर इज नो चॉइस। और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे 13 to 20 मार्क्स के होंगे। हाँ, अगर ये 13 to 20 मार्क्स के हैं तो अब बच्चों डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। अब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा, क्योंकि 20 नंबर देने, उसने 18 नंबर देने, और चीजें लेंथी पूछेगा, फुल फ्लेज डिटेल में पूछेगा आपसे, अच्छा खासा उस टॉपिक को, उस चैप्टर को टेस्ट करेगा। यहां पर वो बेसिक तो मॉडरेट लेवल पे रहता है, लेकिन रिसेंट टाइम में ये हुआ जो यहां वाले चैप्टर थे, यहां पे नॉर्मली डिफिकल्ट चैप्टर आते हैं, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, और सीवीपी वाले चैप्टर उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट मिक्स होकर आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो मिक्सिंग होकर आ रहा, मिक्स होकर आ रहा होता है, और जिस क्वेश्चन अकेला इंडिपेंडेंट आना होता है वो नॉर्मली सेक्शन ए में आ रहा होता है। तो हुआ क्या, जो आसान सन टॉपिक थे उसने यहाँ पे पूछ लिया इस बार, वो जो आसान सन टॉपिक थे उसने यहाँ पे सेक्शन बी में पूछ लिए, और जो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे उसे सेक्शन ए में पूछ लिए। तो इस वजह से सेक्शन ए इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो कोई मसला नहीं है, अब हमें प्लान चेंज कराना चाहिए था। देखें जंग में क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? जंग में होना क्या है, हाँ इसकी तैयारी हो सकती है, इसकी प्लानिंग हो सकती है, इसकी प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन दी वॉर, ये तो वही होगा जो आमने सामने उस वॉर को फेस कर रहा होगा, जंग को फेस कर रहा होगा। तो एग्जाम में आपने क्या करना है ये हम किसी हद तक तो बता सकते हैं, पर एग्जाम में जो आपके साथ सलूक करेगा उसके बाद आपने क्या स्ट्रेटेजी लगानी है ये आपने खुद सोचना पड़ेगा।
तो अब हमारा प्लान चेंज हो जाना चाहिए था, हमें चाहिए था अब सेक्शन बी से स्टार्ट करते, क्योंकि ये हमें पास करवाता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं था, इतना था इसमें पर नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन चला जाता। तो 50 मार्क्स यहां से आते हैं, 50 मार्क्स यहां से आते हैं, तो इसको ये हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये आसान हमें लग रहा था, क्योंकि इसकी तैयारी हमारी अच्छी थी। तो यहाँ से 50 मार्क्स में से 30, 35 जितने भी हम ले सकते थे। फिर यहाँ पर आते सेक्शन ए के 6 सवाल थे, 6 में से 6 मुश्किल नहीं थे, 3 मुश्किल सवाल थे। उन 3 मुश्किल सवाल की वजह से पूरा पेपर बदनाम हो गया कि यार बहुत मुश्किल आया। स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि 9 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन उसी तरह हैं जिस तरीके से हमने क्लास में प्रैक्टिस की है। आई कैप प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल करता नहीं है कि जिस पैटर्न पर हमने पास पेपर किए, जिस पैटर्न पर हमने एग्जांपल्स किए, आई कैप भी उसी पैटर्न पर सवाल पूछे। भाई नहीं, वो आई कैप है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है। और हाँ, ऐसा होता है जब एग्जामिनर को आफ्टर दी स्टूडेंट फीडबैक ये रियलाइज होता है कि यार वाकई में पेपर थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया। अब बच्चे ने 5 माह में कितनी को मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ ली होगी, वो मास्टर तो नहीं हो गया होगा ना, वो कितने कॉन्सेप्ट को ऑप्टिमम लेवल पर जाकर सोच सकता है, इतना तो उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती। तो उसको रियलाइज समटाइम हो जाता है यार नहीं, ये अबव एवरेज पेपर निकल गया, स्टूडेंट का लेवल इतना नहीं था। तो इसमें अब स्टूडेंट क्रेडिट कैसे देगा इसका? मार्किंग स्कीम रिलैक्स करके, वो मार्किंग रिलैक्स करेगा। आपको जहां पे हो सकता है, मेरी assumption है, हो सकता है जहां पे 2 नंबर बनते हो तो एग्जामिनर आपको क्रेडिट दे दे उसका कि यार ठीक है आपको 2.5 नंबर दे देंगे या 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको उसका एडवांटेज देगा, देखेगा बच्चे ने एफर्ट की है, बच्चे ने मेहनत की है, वर्किंग की है, तो उसका क्रेडिट देगा वो आपको। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो बच्चों हमने 9 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पेपर का पैटर्न होगा। डन बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। स्टडी रिसोर्स जो हम यूज करेंगे वो सिर्फ मेरे लेक्चर नोट्स होंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह लेक्चर नोट से हम तैयारी करेंगे, नन्हे मुन्ने से लेक्चर नोट्स होंगे, हल्के फुल्के से, ठीक है, बहुत लेंथी नहीं होंगे, टू द पॉइंट होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेक्चर नोट से प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स होंगी, लेक्चर नोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स होंगी, एग्जाम्पल से उस सारे चैप्टर को हम क्या करेंगे, वेल अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब हम पास पेपर में इंशाल्लाह जाएंगे तो पास पेपर आपसे खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। कुछ ऐसे पास पेपर होते हैं जो कॉन्सेप्ट से हटकर होते हैं, जो एक्सेप्शनल होते हैं, जहां पर एग्जामिनर ने ये कह लें बिल्कुल यू टर्न लिया होता है, उसने बिल्कुल डिफरेंट तरह से वो चैप्टर को टेस्ट किया होता है। फिर वो वाले सवाल मैं कराऊंगा, वो वाले सवाल मैं खुद करवाऊंगा, फिर आपने उन्हीं सवालों को रीप्रैक्टिस करना है ताकि वो वाला नॉलेज आपके पास आ जाए। अगर एग्जामिनर यहाँ से बदलता है, अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, बदलता है, चेंज करता है, तो अब इस तरह मुझे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर इस तरह के हम आपको डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप पास हो जाएं, ठीक है जी, और आपका पेपर भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पेपर को पास करने के लिए ये 3 इंग्रेडिएंट याद रख लें। पेपर को पास करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट याद रख लें। पहला इंग्रेडिएंट अभी से स्टार्ट होगा, दूसरा 7 साल चलता रहेगा, तीसरा इंशाल्लाह हमें जब हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और हम एग्जाम में होंगे, तीसरा तब काम आएगा। तो तीनों को अभी माइंड में रख लें और तीनों को आपने इस्तेमाल करना। पेपर पास इक्वेशन, अगर मैं पेपर पास इक्वेशन बनाऊं कि पेपर पास इक्वेशन है क्या, व्हाट इज द इक्वेशन टू पास योर पेपर, तो पेपर पास इक्वेशन ये है पेपर पास इक्वेशन, पेपर पास इज इक्वल टू, पेपर पास हो जाएगा अगर आप ये 3 काम कर लें। पेपर पास इक्वल टू नंबर 1 टू स्टडी योर पेपर, पहला काम यह है अपने पेपर को पढ़ना, पहला काम पढ़ना है। आप पेपर को पढ़ेंगे, जैसे आप लोग मेरे से एमए पढ़ रहे हैं, तो पहला काम आपका पढ़ना है। दूसरा काम, ये पढ़ना आपके लिए इनफ नहीं होगा, इट्स नॉट इनफ जस्ट टू रीड द पेपर। करना क्या है इसके बाद, आपने इस पेपर को, पढ़े हुए पेपर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। टू स्टडी योर पेपर, देन अगला स्टेप क्या होगा, टू प्रिपेयर।
टू प्रिपेयर योर पेपर, अपने इस पेपर को या कोई भी कैफ का पेपर हो, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट द एमए, whatever the paper, so you may apply this strategy to every paper. First you have to study your paper, then to prepare your paper. आपने अपने पेपर को प्रिपेयर करना है। ये पेपर प्रिपेयर कैसे होगा जी, कैसे होगा बता सकते हैं कैसे होगा? पहले ये बताएं स्टडी योर पेपर कैसे होगा जी? हाँ, स्टडी योर पेपर, आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगे। तो स्टडी योर पेपर की सीक्रेट रेसिपी क्या है? सीक्रेट रेसिपी क्या है? टेक रेगुलर क्लासेस। ऑनलाइन वाले बच्चे रोज की रोज क्लासेस लेंगे। ये नहीं कह सकते आज मेहमान आ गए, आज दोस्तों के साथ बाहर जाना है, आज दिल नहीं कर रहा। जब मकसद हासिल करना होता है तो भाई दिल आपका मकसद हासिल करने पे लगना चाहिए। आपका दिल अगर पढ़ाई पे नहीं लग रहा, इस सीए करने में नहीं लग रहा, तो इसलिए का मतलब ये है आपने सीए को मकसद नहीं बनाया अभी तक। और जब तक कोई मकसद नहीं होगा उसको हासिल करने के लिए वो एफर्ट ही नहीं बंदा पुट कर रहा होता। क्या कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। जब एग्जाम करीब होते हैं हम क्यों इतने बेचैन हो जाते हैं? क्यों हमसे ज्यादा पढ़ा जाता? कभी सोचा कि एग्जाम के करीब 1 महीना रह गया एग्जाम में, 1 वीक रह गया एग्जाम में, तो कैसे हमारा एक फिक्र लेवल बढ़ जाता है। हम कहते हैं भाई अम्मा को अब हमने दही भी नहीं लानी, रोटियां भी नहीं लानी, कुछ भी नहीं लाना, मुझे पढ़ने का टाइम चाहिए। और जब एग्जाम में 3-4 दिन रह जाते हैं फिर अब 24 आवर्स 24 घंटे भी कम लग रहे होते हैं। हम कहते हैं काश 26 घंटे होते। और जब एग्जाम डे आ जाता है काश यार 24 घंटे ना 30 घंटे होते, 4 घंटे और मिल जाते, मैं बेहतरीन से रिवीजन करता, है ना? ये फिक्र अभी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो जो गोल है वो बहुत दूर है। वो बताइए 4 माह बाद 5 माह बाद जाके मैंने 6 माह बाद जाके पेपर देना, 5 माह बाद मैंने पेपर देना जाके, फिक्र नहीं है ना। लेकिन जब एक गोल हासिल करना होता है, जब एक गोल हासिल करना होता है तो उसकी तैयारी शुरू से होती है। मान लें हम एथलीट्स हैं, हमारा मैच जो है 6 महीने बाद है, तो मैं ये कहूंगा यार आखिरी महीने में तैयारी करूंगा, नहीं, अभी से उसकी जो ट्रेनर होता है वो अभी से तैयारी करवाता है। अभी थोड़ी थोड़ी तैयारी करो, फिर तैयारी और करेंगे, रोज उसको सुबह शाम प्रैक्टिस करवाता है, ट्रेन करता है, ताकि जब फाइनल मैच हो वो सारी ट्रेनिंग उस दिन अप्लाई करे और वो जो टूर्नामेंट है, वो जो कंपटीशन है, वो जीत जाए। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या करना है, आज से ही उस एग्जाम की आज से ही तैयारी करनी है। तो स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी होगी? अगर हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। टू प्रिपेयर योर पेपर, पेपर प्रिपेयर कैसे होगा जी? ये कैसे होगा बच्चों, बता सकते हैं? बहुत अच्छे। ये प्रिपेयर कैसे होगा? नंबर 1, जो मैं करवा रहा हूं उसको रीप्रैक्टिस करके। ये कैसे होगा? इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है? हाउ टू प्रिपेयर योर पेपर, रीप्रैक्टिस क्लास वर्क। अब क्लास वर्क को रीप्रैक्टिस करेंगे, जो मैं कराऊंगा वो करेंगे। कि मैंने करवा लिया तो आपको आ गया? जो मैं करवाऊंगा डेफिनेटली बच्चों आपको आएगा, पर आपको इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आएगा जब तक वो क्वेश्चन आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप उस सब्जेक्ट को खुद से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। मेरे समझाने से बात पहुंच जाएगी आप तक, आप कहेंगे हाँ यस सर, ये भी बात समझ लगी, ये भी समझ लगी, ये भी समझ लगी। पर आपने वो क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना है, फिर देखना आपको किस हद तक समझ आएगी। फिर आप कहीं पे रुक जाएंगे, कोई बात हो सकता है आपको समझ ना आए, वो ट्रिगर पॉइंट होगा, यार हाँ ये वाली बात तो मुझसे हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो मैं आके गलत सोच रहा हूँ, तो मुझे दोबारा इस कंसेप्ट को रिवाइज करना है, दोबारा इसको सही सोचना है, करेक्ट सोचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? रीप्रैक्टिस क्लास वर्क। उसके बाद डू योर होमवर्क। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, बच्चों होमवर्क मैं बहुत कम देता हूं, बहुत कम देता हूं। शुरू में एग्जाम्पल चल रहे होंगे, होमवर्क तब स्टार्ट होगा जब हम पास पेपर में जाएंगे। और अगर मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं होगी, मैक्सिमम आधे घंटे में होमवर्क हो जाया करेगा। पास पेपर में जाके आपके रोज के रोज डेली 1.5 घंटा या हो सकता है शायद 1.25-2 घंटे लग रहे हों, लेकिन वो भी जब हम डिफिकल्ट पास पेपर में जाएंगे। शुरू में हो सकता है 1 घंटे में
या सवा घंटे में आपका पास पेपर का क्वेश्चन हो जाए। लेकिन जो जो मैं काम दूंगा बच्चों वो जरूरी होगा, वो करना होगा। अगर आप ये नहीं करे तो इसका मतलब आप अपने पेपर को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। तो पास वाली इक्वेशन इक्वल सेटिस्फाई हो सकती है? भाई नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? तो क्या करना है, रिप्रैक्टिस क्लास वर्क करना है, डू योर होमवर्क करना है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, अपने टेस्ट देने, आपने क्या करने हैं, टेस्ट देने हैं, ठीक है जी। और टेस्ट के बाद जो फाइनल हमारे मॉक्स होंगे, टर्म टेस्ट होंगे, ये सारे के सारे आप देंगे तो अपने पेपर को प्रिपेयर करेंगे। देन और प्रिपरेशन में जब आप रीप्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो आप एक तरह से अपने उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। और जब टेस्ट वाला दिन होगा वो पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज होगा। और रिवाइज करने का मतलब है चीजों को कि हम चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं। और लास्ट ये वाली बात, तीसरी प्लस द थर्ड वन इज थर्ड इंग्रेडिएंट टू पास योर पेपर, दैट इज द टू मैनेज योर पेपर। To manage your paper during the exam में अपने पेपर को मैनेज करना। हाँ, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो वेल प्रिपरेशन से नहीं गए थे, वो बहुत अच्छे, उन्होंने तैयारी नहीं की थी, नॉर्मल सी तैयारी थी, पर उन्होंने पेपर अच्छा मैनेज कर लिया, वो पेपर पास कर गए। पेपर मैनेज करना इतना जरूरी है। समटाइम मुझे सारा आता है, पेपर मैनेज नहीं कर पाता, और ये अफसोस रह जाता यार ये सवाल आता था मुझे, टाइम खत्म हो गया, नहीं कर पाया। अच्छा, सवाल ना आए ना, रह जाए, दुख नहीं होता। सवाल आता हो, रह जाए, ये ज्यादा दुख होता है। तो ये पेपर को मैनेज कैसे करना है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। और ये स्ट्रेटेजीज आपको एग्जाम में यकीन करें बहुत काम आएंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला हम अपने पेपर को क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो भाई पेपर पास इक्वेशन क्या है, स्टडी योर पेपर, टू प्रिपेयर योर पेपर एंड टू मैनेज योर पेपर। तो हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर पेपर को तैयार करेंगे, और फिर पेपर को इंशाल्लाह एग्जाम वाले डे मैनेज करेंगे, देन इंशाल्लाह वी विल पास आवर पेपर इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्लियर? यहां तो कोई मसला, कोई चीज पूछना चाहते हो? अच्छा जी, ठीक है जी। ये मैंने आपसे पेपर ग्रिड डिस्कशन मैंने आपसे कर ली, और ये मैंने आपको पेपर के बारे में भी बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, पास पेपर एनालिसिस पे आ जाए। पास पेपर एनालिसिस डजंट मीन आई एम गोइंग टू गेस यू, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अ गेस पेपर, ठीक है? इट्स नॉट अ गेस अबाउट एनी चैप्टर कि ये चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं करने वाला मैं कुछ भी। ये सिर्फ एनालिसिस बताने का मकसद ये है एग्जामिनर का बिहेवियर क्या है। हम एग्जामिनर के बिहेवियर को सिर्फ देखना चाह रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट नहीं करने वाले। मैं ये नहीं कहने वाला अच्छा ये देखें इन्वेंटरी वैल्यूएशन स्प्रिंग 23 में आया है, ऑटम 23 में आया है, स्प्रिंग 24 में आया है, अब देखो नहीं आया, दोबारा आ गया है, तो इसका मतलब स्प्रिंग 26 में अब दोबारा आएगा, क्योंकि पास में 3 बार कंसेक्टिव आता है, फिर एक हैप आता है। हम ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं खेलने वाले, हम सारा ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम चैप्टर 1 इन्वेंटरी वैल्यूएशन को देखें और इसको एनालिसिस करें, ऑटम 25 किधर गया, ठहरे जरा, स्प्रिंग 25 ये भी है।
ठीक है जी, ऑटम 25 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिर्फ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 अटेम्प्ट्स हैं, 8 अटेम्प्ट्स हैं। सो 8 अटेम्प्ट्स में उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पूछा कितने टाइम, 5 टाइम, और ओवरहेड पूछे उसने 6 टाइम पूछे, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये एडहोनी ऑटम 24 में हुआ है, स्प्रिंग 24 में हो गया था पर यहाँ पर आया ही नहीं है, इसलिए 2 मरतबा अभी तक आया हुआ है, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 2 3 4 और लास्ट में देखें 70। मार्जिनल कॉस्टिंग जब भी अब आना शुरू हुआ है हायर मार्क्स 19 17, इसका मतलब दोनों बार ये ग्रुप बी में गया है, दोनों बार सेक्शन बी में गया है, क्योंकि हर वो क्वेश्चन जो मोर देन 10 मार्क्स का है वो सेक्शन बी में जाएगा, ठीक है नहीं। तो 2 बार आया, 2 बार सेक्शन बी में गया। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन ऑटम 23 में 16 मार्क्स का है, अभी तक बाकी नहीं आया। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर की नजर में, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो ओवरहेड के साथ मर्ज करके देता है। ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैं एक ही कहूंगा, ये दोनों एक ही हैं। ये कह लें कि दोनों आपस में भाई भाई हैं, दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो इन दोनों को एक ही कंसीडर करूंगा। तो देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हमारे लिए जरूरी है, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी जरूरी है, लेबर कॉस्टिंग भी जरूरी है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। हाँ, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, वो ऑलरेडी हमें आती होंगी, ठीक है नहीं। तो देखिए ऑन एवरेज यहाँ पे क्या चल रहा है, रेंज क्या है 35 टू 45, तो 33 26 यहाँ पे बहुत कम आया, 31 35 35 35 35 लोअर लिमिट पे रह गया, और यहाँ पे देखें वो अपर लिमिट के करीब गया वो 41 पे। 41 मार्क्स उसने सिर्फ यहां से पूछे इन 6 चैप्टर में से, 41 मार्क्स। और ये वो हैं जो बहुत ज्यादा वाले मुश्किल नहीं है कि यहां से 30 25 आ सकते हैं, 25 आ सकते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर्स को देखें जरा, तो हम किसी चैप्टर्स को ये नहीं कह सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के बारे में कहा, हाँ ठीक है, एग्जामिनर का इसके ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्रीज है वो सारे चैप्टर में हम नॉर्मली वैसे ही हर एक चैप्टर की पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे कंबाइंड एंट्रीज आ जाती हैं बस, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, अब इन 8 अटेम्प्ट्स देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इन दोनों को हम 1 यूनिट कंसीडर करें। ये भी दोनों भाई भाई हैं आपस में, क्योंकि जहां पे हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन एंड होगा, जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन एंड होगा वहीं से जॉइंट एंड बाय स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है नी। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग अपने भी डायनामिक है, ठीक है, अपनी भी उसकी वैरायटीज हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, या तो प्रोसेस कॉस्टिंग पूछता है या तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पूछता है, और अगर कभी उसको गुस्सा आ जाए वो दोनों को इकट्ठा पूछ लेता है मुश्किल करके, ठीक है नी। और दोनों अगर इकट्ठे आ जाए समटाइम आसान भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग किसी अटेम्प्ट में, कोई अटेम्प्ट में खाली नहीं जाने दे रहे। देखें प्रोसेस पूछा तो जॉइंट नहीं पूछा, अब जॉइंट पूछा तो प्रोसेस नहीं पूछा, तो देखें हर एक अटेम्प्ट में यहाँ से ये, हर एक अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ यहाँ से आ रहा है, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का तो पक्का ही सवाल है, पक्का सवाल आएगा क्वेश्चन, वो मिस ही नहीं करता है इसको। हाँ, तो ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ऊपर की चीज है, एग्जामिनर हर बार इसको पूछता है। वेरिएंस को चेक करें, उसने सिर्फ यहां पे नहीं पूछा, बाकी हर अटेम्प्ट में वेरिएंस को पूछ रहा है। इसका मतलब वेरिएंस और प्रोसेस जॉइंट बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर मिस करता ही नहीं है। टारगेट कॉस्टिंग को वो ऑन ऑफ करके पूछता रहता है, और यहां पे रेंज क्या थी 20 टू 35, तो एवरेज चेक करें कितना गया, 29 अपर लिमिट के करीब, 35 अपर लिमिट को भी क्रॉस कर गया, 28 26 30 25 25 25, यानी कि ऑन एवरेज जो है वो तकरीबन 26 पे रह रहा है। तो 25 नंबर यहां से आने वाले, और उन 25 नंबर का भी मैंने आपको बता दिया कि ये 2 चैप्टर और ये वाले चैप्टर, ये 25 नंबर इन्हीं 4 चैप्टर में से आएंगे। और टारगेट कॉस्टिंग मुश्किल नहीं, आसान है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में देखें जरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एग्जामिनर ने क्या किया, लास्ट वाले पार्ट सी में, डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नंबर चेक करें 30 टू 40, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 18 मार्क्स पूछ लिए, इसका मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन यहां से पूछा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 2 हिस्से होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 2 हिस्से होते हैं,
ठीक है, एक ऑर्डर लेवल का, ठीक है, और ऑर्डरिंग लेवल का डिसाइड करना, रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना, उसका डिसीजन मेकिंग करना, सेफ्टी स्टॉक का डिसीजन मेकिंग करना, और ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए इसका डिसीजन करना। तो इसके दो हिस्से होते हैं। तो यहां से इसने 2 सवाल पूछे थे फुल फ्लैट, 14, 16, फिर देन 14, 16 और फिर यहां पे उसने 9 पूछा था। बेसिक सा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था ये वाला। सीवीपी वो रिसेंटली पूछना उसने शुरू किया, 1-2 अटेम्प्ट ऐसी जिसने सीवीपी को उसने मिस किया। हालांकि सीवीपी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग की रीड की हड्डी है डिसीजन सीवीपी, कमाल का कॉन्सेप्ट, कमाल का चैप्टर। रेलिवेंट कॉस्टिंग वो नहीं पूछ रहा सवाई इंडिपेंडेंट, क्योंकि रेलिवेंट कॉस्टिंग इंडिपेंडेंट बहुत कम आता है, ये बाकी चैप्टर से मिक्स होकर आता है। रेलिवेंट कॉस्टिंग नॉर्मली टारगेट कॉस्टिंग के साथ आ जाता होता है, रेलिवेंट कॉस्टिंग ज्यादातर डिसीजन मेकिंग के साथ मर्ज होकर आता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग तो देखें 20, 14, 17, 15 और चेक करें स्प्रिंग 24 में तो लुट्टी मचा दी उसने। पूरा के पूरा एक पार्ट सिर्फ डिसीजन मेकिंग से पूछ लिया, बाकी चेक करें सारा खाली किया, सारा एम्प्टी, सारे सवाल 35। ये जुल्म था बच्चों के साथ, नहीं करना चाहिए था। डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग है। स्टूडेंट बेचारे की इतनी जल्दी उस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती है, तो यहां से एक सवाल इनफ है उसको जज करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, फिर 18, 15 और फिर यहां से उसने 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा अभी रिसेंट टाइम में। तो चेक करें, लिमिट 40 है तो तकरीबन 38, 39, 40 यहां पे हायर लिमिट के ऊपर जा रहा है, हायर लिमिट के ऊपर जा रहा है। क्लियर है? अब इन्हीं सारे चैप्टर में हम नहीं ये कह सकते कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट, नहीं कह सकते। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है जी। अच्छा जी, मार्किंग स्कीम मैंने थोड़ी सी शेयर किया आपके साथ, ये इंशाल्लाह चला जब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट देंगे तब मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। अब इसे बताने के लिए ये ऑटम 24 की एक मैंने मार्किंग स्कीम शेयर की है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कॉस्ट गैप का। तो देखिए नेट सेल का उसने 1 नंबर रखा हुआ, सोचो अगर नेट सेल गलत आ गई तो ये 1 नंबर ही जाएगा, बाकी 2, 4, 2, 1 नंबर मिल जाएगा आपका। मेरे से नेट सेल गलत हो गई, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता चला, मैंने नेट सेल गलत कैलकुलेट कर ली और नेट सेल में मैंने मार्कअप का या मार्जिन का कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो नेट सेल मेरी क्या आ गई? रॉन्ग आ गई, ये मेरी गलत आ गई। तो ठीक है यार, ये गलत आ गई, कोई मसला नहीं, डजंट मैटर, 1 मार्क्स लूज होगा। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल सही कैलकुलेट कर लिया तो ये 2 नंबर मुझे मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट कर ली, मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है मुझसे गलत हो गया हो सकता है मैंने गलती कर दी, तो ठीक है यार 2 नंबर भी कट जाएंगे। कॉस्ट गैप, अब कॉस्ट, अच्छा अब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट गैप फाइनल रिजल्ट टोटल आएगा, टोटल मान लो ये डिफरेंस आता है इसमें। तो मुझे ये बताएं, क्या ये जब ये भी गलत है ये भी गलत है, क्या कॉस्ट गैप सही हो सकता है रॉन्ग वैल्यूज के साथ? ये भी गलत आएगा। लेकिन एग्जाम ने कहेगा क्या आपने कॉस्ट गैप का फॉर्मूला सही लिखा, आपने कैलकुलेशन सही लिखी, लेकिन हाँ ये 2 जो आपने कैलकुलेशन की ये गलत होगी, तो एग्जामिनर इसके मार्क्स आपको दे देगा, इसके मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। तो वो आपके गलत वाले ही टोटल को लेके चलेगा और फिर देखेगा कि गलत वाले के साथ आपका कॉस्ट गैप क्या आ रहा है, तो इसकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो गलत एरिया होगा सिर्फ उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 0। चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों करेंगे? चैप्टर नंबर 0 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे चैप्टर की हेडिंग तो खैर नहीं लिखी हुई। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एमए के, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल आईकैप का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमने चैप्टर्स के ड्यूरेशन में जो हमने कैलकुलेशंस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, वहां पे जाके मैं नहीं चाहता कि हमारा टाइम जाया हो। मतलब आपको ग्रॉसिंग नहीं करनी आ रही है, आपको नेटिंग नहीं करनी आ रही है, आपको लॉसेस कैलकुलेट नहीं करने आ रहे, ठीक है, आपको मार्कअप मार्जिन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको रेशियोज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर 0 में कवर करवा दूंगा, ताकि चैप्टर जब ओरिजिनल चैप्टर में जाएंगे तो हमसे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें। ठीक हो गया? क्लियर? अच्छा, बस थोड़ा सा और फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं।
व्हाई वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग? हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिगिंस विद द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होगी फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। डन? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं जी? क्यों पढ़ते हैं? टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस यूनिट बना रहा है, बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, या जो बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है, वो बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है। क्योंकि मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की, तो फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे पास बिजनेस किस किस तरह के होते हैं। बिजनेस है क्या? एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय सम पर्संस टू अर्न प्रॉफिट। मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हम नहीं करेंगे। बिजनेस मीन परफॉर्म एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे ताकि प्रॉफिट कमा सकें। वो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। जनाब मैं सब्जी बेचता हूँ, मेरा बिजनेस है। मैं फ्रूट्स बेचता हूँ, मेरा बिजनेस है। मैं जूते बेचता हूँ, कपड़े बेचता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मेरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, ये मेरा बिजनेस है। मैं मोबाइल शॉप मोबाइल्स बेचता हूँ, मेरा बिजनेस है। बात समझिए? मैं फैक्ट्री में जैकेट्स बनाता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मेरा गाड़ियों का शोरूम है, ये मेरा बिजनेस है। एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। तो तीन तरह के हमारे पास नॉर्मली बिजनेस है, अपने पढ़ा हुआ है। ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? बाय दी प्रोडक्ट एंड देन सेल टू द कस्टमर। ट्रेडिंग बिजनेस बच्चों क्या करता है? ये बाइंग एंड सेलिंग करता है। ये चीजें खरीद के लाएगा और आगे बेच देगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? इनपुट को प्रोसेस करता है आउटपुट में, इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? इनपुट को कन्वर्ट करता है किसमें? आउटपुट में। इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। और हमारे केस में इनपुट कौन होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? चीजों को बनाता है। पहले चीजों को क्या करता है? बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर जाके बेचता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चीजों को क्या करेगा? बनाएगा और फिर बेचेगा। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? चीजों को खरीदता है और फिर बेचता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी सी यहां पे एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लें कि हमने यहां पे फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर मेरा आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो बताएं फिर इसका इनपुट क्या होगा? फर्नीचर का जी, इसका इनपुट क्या होगा? वुड होगी। इसका इनपुट क्या होगा? वुड होगी। इसी तरह मान लें हमारी एक ऑयल कंपनी, हमारी क्या है? एक ऑयल कंपनी है, ठीक है जी। ऑयल कंपनी में मान लें हम पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं। तो बता सकते हैं इसका इनपुट क्या होगा? पेट्रोल का इनपुट क्या होगा? क्रूड ऑयल होगा। क्रूड ऑयल खाम तेल से, रॉ ऑयल से पेट्रोल निकलेगा ना। रॉ ऑयल को प्रोसेस करूंगा रिफाइनिंग मिल में, रिफाइनिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा? उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो इसका मेरे पास क्या आ जाएगा? इनपुट क्रूड ऑयल आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? ये चीजों को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इनपुट को क्या करता है? कन्वर्ट करता है आउटपुट में। यहां तक कोई मसला बच्चों? इनपुट हमारे पास कौन कौन से होते हैं इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में बात करूंगा। थर्ड हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस सेक्टर्स होते हैं। सर्विस सेक्टर मीन दैट्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसकी? कॉलेजेस हो सकते हैं और हॉस्पिटल्स हो सकते हैं और आपके सीए फर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, जो आप इंशाल्लाह अकाउंटिंग सर्विसेज देंगे, टैक्स सर्विसेज देंगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, ठीक है नी। इस तरह लॉयर्स हैं वो लीगल सर्विसेज देते हैं, आईटी वाले आईटी सर्विसेज देते हैं, ठीक है नी। इस तरह टेलर जो है वो स्टिचिंग सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ना है? हमने किस बिजनेस के बारे में पढ़ना है? हमारा सारा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो अगर मैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंक्लूड करूं इन तीनों बिजनेसेस में 10%
10% हमारा सिलेबस है ट्रेडिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव। हम ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो ट्रेडिंग बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ 10% पढ़ेंगे। मेरी बात समझिए। सर्विस सेक्टर के बारे में हम सिर्फ 5% पढ़ेंगे। 5% सर्विस सेक्टर के बारे में हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। रिमेनिंग कितना रह गया? 85%। सो 85% हमारा जो सिलेबस चलेगा मूव ऑन करेगा ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर सारा बेस करेगा। तो 10% फॉर ट्रेडिंग, 85 फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 5 फॉर सर्विसेज सेक्टर। डन हो गया? ठीक है। अच्छा, और लास्ट बात, ट्रेडिंग बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने एक, फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल शॉप है, मैंने एक मोबाइल खरीदा, वो जिस कॉस्ट में खरीदा होगा वो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है। बात समझ आ रही है? उसमें कोई कैरेज एंड कर लें, जो भी ऐड करने हैं, तो वो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। सर्विस सेक्टर में पर हॉस्पिटल है तो पर पेशेंट कॉस्ट कितनी आ रही, फाइंड आउट हो सकती है। इनमें से जो ज्यादा, ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आ जाए, लेकिन सबसे डिफिकल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक मोबाइल बनाया या एक गिलास बनाया, उस एक गिलास को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। मैंने एक सोफा बनाया, एक सोफे को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो उस खर्चे में, ये मैंने एक फर्नीचर बनाया है, इसको बनाने में कितना खर्चा आया। तो इसमें वुड लग रही होगी, बनाने वाली लेबर होगी, और ये किसी ना किसी फैक्ट्री में बन रही होगी। तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। और बेसिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से फिर हमारा चैप्टर नंबर 0 स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करके फिर वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 1। यहाँ तक कोई पूछना चाहते हैं मेरे से, कोई सवाल, कोई माइंड में? नो क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।